नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसका 35वां 35th सेशन है। हम दूसरे सेशन को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने दूसरे सेशन में यह पढ़ा कि पहले सूत्र ने बताया कि क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानी है। इससे क्या होता है? दूसरा सूत्र ने बताया कि इससे समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? तो तीसरे सूत्र ने बताया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं। यह क्लेश कैसे प्रारंभ होते हैं? तो चौथे सूत्र ने बताया प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न, उदार अवस्था वाले ये क्लेश अविद्या से प्रारंभ होते हैं। अविद्या क्या है? अनित्य, अपवित्र, दुख, अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख आत्मा को देखना अविद्या है। तो अस्मिता क्या है? दृग शक्ति अर्थात आत्मा और दर्शन शक्ति अर्थात अनात्मा का एक सा भान होना अस्मिता है। राग क्या है? सुख भोगने के पश्चात उसे पुनः भोगने की इच्छा राग है। तो फिर द्वेष क्या? दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला द्वेष है, सूत्र 8। अभिनिवेश क्या है? सूत्र 9 में बताया विद्वानों में भी जो मूढ़ों की भांति परंपरा से मरण भय है वह अभिनिवेश है। फिर इन क्लेशों को कैसे समाप्त करें? तो आज हम इससे शुरुआत करने वाले हैं। आज हम 10वें और 11वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। पर इससे पहले कि हम इस अध्ययन को प्रारंभ करें, यह प्रासंगिक है कि हम एक बार चौथे सूत्र को फिर से ध्यान में लाएं। चौथा सूत्र कहता है यह जो क्लेश है यह प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न व उदार अवस्था वाले हैं। इस पे हमने बात नहीं की थी। ये जो 5 क्लेश हैं इनके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं ये 4 अवस्था में होते हैं। 5 अवस्था में 4 अवस्था, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। एक एक करके हम इन अवस्थाओं को समझेंगे। भले वो अविद्या हो, राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, ये 4 अवस्था के होते हैं। सबसे पहले प्रसुप्त मतलब लेटेंट। आपने प्रसुप्त ज्वालामुखी सुना होगा, इनएक्टिव, स्लीपिंग। सो डीप रूटेड इंप्रेशंस हमारे अंदर डॉर्मेंट रहते हैं, अंदर बिल्कुल दबे हुए रहते हैं, पर वो किसी भी समय परिस्थितियों को देख के फिर से स्प्राउट अप हो सकते हैं। जैसे बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां बनी वो एकदम से ट्रिगर हो जाएंगी और एकदम से बस्ट होके सामने आ जाएंगे। ये जो क्लेश है ये अविद्या जब तक रहेगी हमारे अंदर, मैक्सिमम ये होता है कि वो प्रसुप्त हो जाए, बीज अवस्था में रहे। जब तक अविद्या जिंदा रहेगी ये चारों क्लेश जो अविद्या से प्रारंभ हुए, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हमारे अंदर बीज अवस्था में तो रहेगी। प्रलय काल और सुसुप्ति के दौरान ये प्रसुप्त हो जाते हैं। जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, डीप स्लीप में, हमें इन क्लेशों का कुछ भान नहीं होता, इसलिए कितना चैन लगता है जब हम सो के उठते हैं। और प्रलय काल में बस ये 2 समय होते हैं जब ये पूरे प्रसुप्त हो जाते हैं, पर ये समाप्त नहीं होते, ये बीज अवस्था में रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वासनाएं तो उसमें भी होती है, 1 साल का बच्चा, पर वो वासनाएं उस समय बीज है। जब वो युवा होगा तब वो धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। इसीलिए हम देखते हैं, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होना चालू होता है, अब आपको समझ में आने लगता है इसकी टेंडेंसीज क्या है, इसका बेसिक नेचर क्या है, धीरे धीरे और सामने आने लगता है। ठीक, तो इसीलिए बहुत जरूरी है, हमें बहुत ध्यान रखना कि हम हमारे सबकॉन्शियस में क्या क्या स्टोर करते चले जा रहे हैं। वो बीज रूप में हमेशा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट है, शराब की कोई लत है, हमने छोड़ दी तो भी वो बीज रूप में हमारे अंदर रहेगी, वो विद्यमान रहेगी।
और ये संभावनाएं हो सकती हैं कभी एकदम से माहौल देखकर परिस्थितियों से ट्रिगर हो जाए। इसको प्रसुप्त अवस्था कहते हैं इन क्लेश का। जैसे सिगरेट या शराब के प्रति जो राग है वो प्रसुप्त हो गया, अब सो गया, स्लीपिंग है, पर संभावना है परिस्थिति से फिर से एकदम से जागृत हो सकता है। दूसरी अवस्था को कहते हैं तनु, एट्यूनेटेड, फीबल, शक्तिहीन, जिसको कहते हैं शक्तिहीन हो जाना, उसको बोलते हैं तनु। अब शक्तिहीन अवस्था क्या है? क्रिया योग से शिथिल अगर आप कर दें अपने कर्म और क्रिया योग से, इन सारे क्लेश को आप शिथिल कर दें, ठीक, तो फिर संभावना यह है कि परिस्थिति आने के बाद भी वो प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। भले वासना अंदर दबी रहे, बीज रहे, तो भी परिस्थिति आने पर भी वो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ठीक, जैसे आपने अपने क्रोध को नियंत्रण कर लिया क्रिया योग से, तो ऐसी परिस्थिति आ भी जाए कि आपको क्रोध, आपके अंदर बीज है उस क्रोध का भी, शराब पीने का बीज अभी भी है, पर आपने उसे क्रिया योग से तनु कर दिया। अब वो प्रसुप्त नहीं हो, तनु है, शक्तिहीन हो गया। अब परिस्थिति आने पर भी वो एकदम से प्रकट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं तनु अवस्था, विच इज रियली ग्रेट। ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड विच्छिन्न, विच्छिन्न, ब्रोकन, डिस्पर्स्ड। इसका मतलब जब कोई एक क्लेश अधिक सक्रिय हो जाता है तो दूसरा खुद ही दब जाता है। मान लीजिए राग एकदम से सक्रिय हो गया तो द्वेष दब जाएगा। जिसको हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति में हमें दुर्गुण कहां नजर आते हैं, और जिसको हम पसंद नहीं करते उसमें हमें सद्गुण नजर आना मुश्किल हो जाता है। तो जब द्वेष बढ़ता है तो राग कम हो जाता है, जब राग बढ़ता है तो द्वेष कम हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? विच्छिन्न। इसका मतलब जब एक क्लेश बढ़ता है तो कई बार कोई दूसरा क्लेश उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और वो एक प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक। और चौथी अवस्था इज कॉल्ड उदार, मतलब एक्टिव, प्रोनाउंस्ड। क्लेशों की वो अवस्था जो आसपास के विषयों को पाकर, इन्वायरमेंट को पाकर, सिचुएशंस में एकदम से एक्टिवेट हो जाए। तो अभी जो हमारी अवस्था है उसको हम क्या कहेंगे? उदार अवस्था। तो अक्सर हम लोग किस अवस्थाओं में रहते हैं? या तो हम उदार में रहते हैं या विच्छिन्न में रहते हैं। राग बढ़ता है तो द्वेष कम हो जाता है, द्वेष बढ़ता है तो राग कम हो जाता है। ठीक है। और उदार मतलब एक्टिवेट रहते हैं सब चीजें, पर फिर क्रिया योग से हम उसे प्रसुप्त कर सकते हैं, बिल्कुल उसे दबा देंगे, शक्तिहीन कर सकते हैं, और कई बार वो प्रसुप्त हो जाते हैं। तो ये चार होते हैं, पर जब तक अविद्या रहेगी इन चारों में से कहीं ना कहीं ये क्लेश रहेंगे। अविद्या खत्म होते ये सब समाप्त हो जाता है। ये भूमिका बनानी जरूरी थी आज के सेशन में। पिछले सेशन में हमने ये पाया, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा था। अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, इन क्लेश को कैसे समाप्त करें, आज के सेशन की मूल विषय यही है, हाउ टू सॉल्व दिस। तो सूत्र 10 और सूत्र 11 आर द सॉल्यूशन स्टेटमेंट, हाउ टू डील विद इट। तो सूत्र 10 कहता, आप गौर से सुनिए, इन क्लेश को कैसे समाप्त किया जाए। महर्षि पतंजलि ने कहा ये चार अवस्थाओं में हो सकते हैं कहीं ना कहीं, पर कैसे इन्हें कम करके समाप्त किया जाता है। तो महर्षि पतंजलि 3 स्टेजेस के बारे में बताते हैं, और ये 2 सूत्र में इसका उल्लेख है। सूत्र 10 क्या है? सूत्र 10 सुनिए। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। वे 5 क्लेश क्रिया योग से सूक्ष्म किए जाकर असंप्रज्ञात समाधि, जिसको प्रति प्रसव भी कहते हैं, के द्वारा अपने कारण में या मूल में लौटा देने से नष्ट किए जाने योग्य हैं। फिर से सुनिए, वे 5 क्लेश
क्रिया योग से सूक्ष्म किए जाकर असंप्रज्ञात समाधि या प्रति प्रसव के द्वारा अपने कारण में, अपने मूल में लौटा देने से नष्ट किए जाने योग्य है। जरा हम समझें क्या कहा उन्होंने। एक शब्द उपयोग हुआ, प्रति प्रसव। प्रसव मतलब जन्म, उत्पत्ति, इवोल्यूशन। प्रसव का अर्थ है टेक बर्थ, टू इवॉल्व, कॉज का इफेक्ट में कन्वर्ट होना, इज कॉल्ड प्रसव। जब कारण अपना प्रभाव दिखाता है इसको हम बोलेंगे प्रसव। हमने पिछले राग द्वेष अभिनिवेश में डिटेल में चर्चा की, हम इवोल्यूशन ने हमें कैसे बनाया, क्यों हमारे अंदर राग है, क्यों हमारे अंदर द्वेष है, क्यों हमारे अंदर अभिनिवेश है, क्यों इवोल्यूशन ने हमें राग द्वेष और अभिनिवेश दिए, ताकि हम सरवाइव कर सकें और रिप्रोडक्शन कर सकें। तो प्रति प्रसव का मतलब, प्रसव मतलब इवोल्यूशन, प्रति प्रसव का मतलब काउंटर इवोल्यूशन। इसी को प्रलय भी कहते हैं कई बार। प्र मतलब पुनः, फिर से, लय मतलब एक हो जाना, फिर से एक हो जाना। तो प्रति प्रसव का मतलब काउंटर इवोल्यूशन। अब जो इवोल्यूशन हुआ हमारा अभी तक, ये सब जानवर के रूप में था। लेट्स काउंटर दैट इवोल्यूशन, हम उसको काउंटर करें। इसका मतलब हम इफेक्ट से कॉज की तरफ लौटे। यही तो आध्यात्मिक रास्ता है। ब्रह्म कॉज है, ये जगत इफेक्ट है। तो चलिए लौटते हैं वापस ब्रह्म की ओर, स्वयं की ओर। मैटर इफेक्ट है, कॉन्शियसनेस कॉज है, तो मैटर वापस लौट जाए अपने कॉज की तरफ, इसको बोलेंगे प्रति प्रसव। इफेक्ट कॉज की तरफ लौट जाए। तो ये तो प्रति प्रसव शब्द की हमने मीमांसा की, उसको हमने समझाया। तो ये तो हुआ प्रति प्रसव शब्द। तो कैसे करें? यदि तुरंत अविद्या का नाश कठिन है तो पूरी प्रक्रिया को ही पलट देते हैं। लेट्स चेंज होल प्रोसेस। प्रोसेस क्या थी याद कीजिए, एक्चुअल प्रोसेस क्या थी? मेन कॉज क्या था? अविद्या। अविद्या से क्या आया? अस्मिता। अस्मिता से राग द्वेष अभिनिवेश, और उससे सारे इमोशंस आए। याद है पिछला सेशन? तो मूल कॉज था अविद्या, और इन सारे इमोशन से क्या हुआ? हम व्यवहार करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, और उससे व्यवहार। तो व्यवहार इफेक्ट है और कॉज है अविद्या, और ये पूरी चैनल है। तो चलिए उल्टा करें, रिवर्स द ऑर्डर। कैसे करेंगे? व्यवहार से काम शुरू करते। देखिए अविद्या को खत्म करना बड़ा कठिन है, तो चलिए जो सबसे सरल है वहां से शुरू करें। ठीक, तो वहां से कैसे शुरू किया जाएगा? तो सुनिए, देयर आर कपल ऑफ स्टेप्स विच वी नीड टू डू। ठीक, उन स्टेप्स को हमें पालन करना है। चलिए हम देखते हैं तो क्या है। 3 स्टेप्स में ये पूरी प्रोसेस होगी। तो पहला हमने बताया सूत्र 10, सूत्र 11 सुनिए। अब जब हम उसको तनु कर देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? तो सूत्र 11 भी पहले हम पढ़ लें, फिर दोनों सूत्र को एक साथ समझेंगे। ध्यान हेयाह, सूत्र 11, ध्यान हेयाह तद्वृत्तयः, इन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई हैं, वे ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। हमें पता है अभी तक जो हमने बताया थोड़ा कठिन होगा, पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दोनों सूत्र बस हमने बता दिया आपको। इन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, जिसको हमने क्रिया योग से थोड़ा तनु कर दिया, तनु कर दिया मतलब शिथिल कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, वो ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। तो क्या बताया सूत्र 10 और 11 में मिलके, अब हम उसको आपको बता रहे हैं। देयर आर 3 स्टेजेस। अगर हमें हमारे जीवन के क्लेश को समाप्त करना है, सारे दुखों को खत्म करना है, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा और व्यवहार से शुरू करना पड़ेगा। कैसे करें? तो इसके 3 स्टेज है। स्टेज नंबर 1 क्या है? स्टेज नंबर 1 उदार। अभी हमारी वृत्तियां कैसी हैं हम आपको बता चुके हैं, उदार वृत्तियां हैं, एक्सप्रेस्ड, एक्टिव है। को क्या करें? स्टेज नंबर 1 उदार वृत्तियों को तनु कर दें, सूक्ष्म कर दें। स्टेज 1, स्टेज 1 क्या है? एक्टिव टेंडेंसीज को, एक्टिव वृत्तियों को सूक्ष्म कर दें, सटल कर दें, वीक कर दें। स्टेज 1।
इसी को कर्म योग कहते हैं। इसका टूल क्या है? क्रिया योग। इसका टूल कैसे करें? क्रिया योग से। अभी हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टेज 2 क्या है? अब ये जो तनु वृत्तियां बन गई हैं, वीक हो गई हैं, ये जो क्लेश अब वीक हुए हैं, इनको कारण में लय कर दें, मतलब अब इन्हें प्रसुप्त कर दें, डोरमेंट कर दें, स्लीप में कर दें, दबा दें। ये किससे होगा? टूल है ध्यान योग। ठीक, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि। ठीक, सो ये ध्यान योग से इसको करेंगे हम। ठीक, स्टेज 3 है। अब ये जो प्रसुप्त वृत्तियां हैं, जो बिल्कुल स्लीप में है पर बीज तो अभी भी है, को दग्ध बीज अवस्था में कर दे, नष्ट कर दे। उसके लिए टूल क्या है? निर्बीज समाधि। ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कर्मयोग, एक्टिव को स्मॉल कर दें, वीक कर दें। टूल क्रिया योग। स्टेज 2 इसको आप उपासना योग कह सकते हैं। स्टेज 2 को, ये जो वीक हो गई है, इनको प्रसुप्त कर दें, स्लीप में कर दें, बिल्कुल बीज रूप में कर दें, कारण में लय कर दें। टूल क्या है? ध्यान योग। स्टेज 3 इसको ज्ञान योग कह सकते हैं। ये जो प्रसुप्त हो गई है, बिल्कुल डोरमेंट हो गई है, इसको दग्ध बीज, जैसे बीज को जला दिया गया, अब फिर वो फिर से अंकुरित नहीं हो सकता, निर्बीज समाधि से इसको भी समाप्त कर दे। तो कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। फिर से गीता को याद कीजिए। अब इसको करें कैसे? आपके मन में आ रहा होगा, सर बातें बहुत अच्छी लगी, समझ गए, पर करें क्या? अब सुनिए करना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेज 1 क्रिया योग से उदार अवस्था को तनु कर दें। उदार मतलब एक्टिव, जो मेरे अंदर क्लेश है उसको तनु कर दें। कैसे करें? तो याद कीजिए, क्रिया योग पे हम पहले बात कर चुके हैं, योग सूत्र सेशन 31 में। तो सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1, ये जो हम बता रहे हैं, स्टेज 1 आपको बता रहे हैं। स्टेज 1 क्या है? क्रिया योग से उदार अवस्था को तनु कर दें। कैसे करना है, हम आपको वो तरीका बता रहे हैं। देखिए करना क्या है। सबसे पहले क्या शुरू करें? तप। याद कीजिए, क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी, इसी को क्रिया योग कहते हैं। अब हमारे जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी परेशानी आ रही है, ठीक, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है उसके लिए। आज हमारे अंदर कोई गुस्सा है, जरा सोचिए, अभी आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी जो भी है उसके बारे में सोचिए, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सोचिए, जो भी परेशानी, कोई भी दुख। 3 रास्ते हैं। ठीक, हर पल हमारे पास 3 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है, अगर मान लो मेरे अंदर गुस्सा है, कोई दुख है, तो उसको एक्सप्रेस करूं, दिखाऊं, दूसरों को बताऊं, चिल्लाऊं, एक्सप्रेस करूं। तो एक ऑप्शन है एक्सप्रेस इट, पर इसमें कई बार यह संभावना होती है कि कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, दूसरों से लड़ाई और हो जाती है, गुस्सा दूसरों पे निकाल दिया। तो दूसरा रास्ता क्या है? सप्रेस इट। अब सप्रेस अंदर रख लिया तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ेगा, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, माइग्रेन होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, सपने आने लगेंगे, बीमारियां होने लगेंगी, अंदर ही अंदर हम ये चीजें खुद को खाने लगेंगी। तो एक तो एक्सप्रेस इट, एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सप्रेस इट। ये दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है? एड्रेस इट। इसको एड्रेस करें, और एड्रेस करने का नाम ही तप है। एड्रेस करना ही तप कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई वृत्ति अंदर आए, गुस्सा आ रहा है, ठीक, बस ये भी अंदर है, आचरण तक इसे मत पहुंचने दीजिए। हम जो कह रहे हैं उसको स्वरूप में समझिए। ये अंदर आ रहा है मेरे गुस्सा, इसको आचरण पे मत पहुंचने दीजिए, इसको रोक लीजिए। एक्सप्रेशन से रोकिए, इसके आचरण से। गुस्सा आना और गुस्सा करने में अंतर है, वहां रोक दीजिए। अपशब्द मन में आना और उसको बोल देने में अंतर है, उसको वहां रोक लीजिए। हिंसा यहां आने और करने में अंतर है, उसे रोक लीजिए।
झगड़े की इच्छा होना और करने में अंतर है, उसे रोक लीजिए। राग द्वेष मन में आना और प्रदर्शित करने में अंतर है, उसे रोक लीजिए। मनमुटाव, उसे रोक लीजिए। कोई भी चीज, सबसे पहला काम आपको अब यह करना है, इसके बाह्य स्वरूप को क्रिया योग से सूक्ष्म कर दीजिए। इसको एक्सप्रेस करना सभी बाहर रोकिए। ठीक, कोई भी गुस्सा एंड कोई भी ऐसा व्यवहार, उसको रोकिए। जो क्लेश है उसको एक्सप्रेस करने से रोकिए, क्योंकि जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये और सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक, इनको क्रियान्वित मत कीजिए। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, आपको गुस्सा नहीं आता क्या? बुद्ध ने कहा, मुझे गुस्सा आता है, पर मैं करता नहीं हूं, मैं उसे नियंत्रित करता हूं। तो इसे क्रियान्वित मत कीजिए। योगः कर्मसु कौशलम, गीता कहती है। ठीक, सद आचरण करने से स्थूल वृत्तियों को सूक्ष्म कर दिया जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो अंदर से खत्म हो गई। हाँ, ये केवल एक्सप्रेशन रुका है। ठीक, इसका एक्सप्रेशन रोकिए सबसे पहले, नहीं तो बात और बढ़ेगी। पर इसके बाद भी विचारों का तो आपके अंदर आना जारी ही रहेगा, वो तो अंदर जारी ही रहेगा। तो इसीलिए फिर क्या करना है, इसीलिए इसको तप कहा गया। तप, ये बड़ा कठिन है, उसके एक्सप्रेशन को रोकना। मन कर रहा है ये बोल दे, पर खुद को रोक पाना बड़ा कठिन है। मन कर रहा है चिल्ला दे, पर नियंत्रित कर पाना कठिन है। तो इसके लिए, इसीलिए इसे तप कहा गया, तप है। अब फिर क्या करें, हमने एक्सप्रेशन को सूक्ष्म कर दिया, क्रिया योग शुरू कर दिया। ठीक, अब ऑप्शन 3 क्या है? पहला ऑप्शन था एक्सप्रेस इट, वो हमने रोक लिया। सप्रेस इट, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा क्या है? एड्रेस इट, उसको एड्रेस करें। और एड्रेस करने के तरीके को ही स्वाध्याय कहते हैं। तप का मतलब सेल्फ कंट्रोल किया, रोका हमने उसे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सप्रेस नहीं कर रहे, तो करें क्या? एड्रेस कीजिए उसे। ठीक, एड्रेस करें। कैसे करें? अब आ जाइए स्वाध्याय पे। अब है नेक्स्ट स्टेप, स्टेज 1 की नेक्स्ट स्टेप, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय कैसे करना है उसका तरीका सुनिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने उसको बाहर तो एक्सप्रेस किया नहीं, अंदर ही अंदर वो विचार आपके अंदर है ही। अब तो आपने कहा सर एक्सप्रेस नहीं करें, तो अंदर तो रहेगा वो। सप्रेस भी नहीं करें, आप कह रहे हैं ना एक्सप्रेस करें ना सप्रेस करें, एड्रेस करें। कैसे करें सुनिए। सबसे पहला काम कीजिए, ऑब्जर्व द फीलिंग। उस फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए, जो भी फीलिंग आपके अंदर आ रही है। ठीक, ऑब्जर्व इट। जो भी भाव आपके अंदर आ रहा है, बिल्कुल शांत बैठिए और देखिए भाव कौन सा है। ठीक है, फिर क्या करें? उसको एक लेबल दीजिए, उसको एक नाम दीजिए, उस भाव को। क्या आप, याद है हमने पिछले सेशन में खूब सारे इमोशंस बताए थे। आप नाम दीजिए, क्रोध है, लालच, जलन हो रही है मुझे अभी, कमजोर लग रहा है, डर लग रहा है। तो पहले तो उस भाव को ऑब्जर्व कीजिए। हम आपको एड्रेस करने का तरीका बता रहे हैं। उस भाव को ऑब्जर्व कीजिए और उसको नाम दीजिए। फिर उस नाम को एक हेड दीजिए, हेडिंग दीजिए। हेडिंग कौन सी होगी? RDX, कोई सी भी हेडिंग दीजिए। जैसे अगर मैं सोच रहा हूं, मेरे मन में आ रहा है आई एम एन इंडियन, तो हेडिंग क्या हो गई? अस्मिता है ये। ठीक, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं इंडियन, मतलब इंडिया जीतनी चाहिए। ठीक, तो उसको नाम दीजिए, अस्मिता। देखिए अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको टाइटल दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, आज भी सचिन ही याद आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, आपको खुशी हुई, कहिए ये राग है, ये राग है। शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा, आपको दुख हुआ, कहिए ये द्वेष है। उसको लेबल करना शुरू कीजिए सबसे पहले। सिंपल तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेबल कीजिए, एटलीस्ट उसे नाम दीजिए। हम ये नहीं कह रहे रोक ही दीजिए भावनाओं, उसे नाम तो दीजिए।
दांत में अंगूठा डाल के बैठे कि मैच हार ना जाए, अभिनिवेश है, भय है। ठीक। मैं बहू हूं, अस्मिता है। मैं सास हूं, अस्मिता है। ठीक। बेटी के काम अच्छे लग रहे हैं, ये राग है। बहू के काम अच्छे नहीं लग रहे, ये द्वेष है। घर पे नियंत्रण कमजोर ना हो जाए, ये अभिनिवेश है। मैं एक एम्प्लॉय हूं, अस्मिता है। मैं जो काम कर रहा हूं सही है, राग है। वो दूसरा जो बंदे को मैं पसंद नहीं करता, वो ऑफिस में जो काम कर रहा हूं ठीक नहीं है, द्वेष है। मेरे और उसमें से एक का ही प्रमोशन हो रहा है, कहीं मेरा प्रमोशन ना छूट जाए, अभिनिवेश है। आप देखना चालू कीजिए और इनको लेबल दीजिए। ठीक। तो आपने क्या किया, फीलिंग को ऑब्जर्व किया, उन्हें एक लेबल दिया और उसके ऊपर एक हेड दिया, राग द्वेष है, अभिनिवेश या अस्मिता है। अब क्या कीजिए, अब डेवलप कीजिए प्रतिपक्ष भावना। डेवलप अ काउंटर थॉट। अब काउंटर थॉट हमें डेवलप करना है। कैसे डेवलप होता है काउंटर थॉट, चलिए देखते हैं। जो भी हम थॉट हम लेके आ रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, डेवलप अ काउंटर थॉट फॉर इट। उसका बिल्कुल अपोजिट प्रतिपक्ष भावना डेवलप कीजिए। ठीक। कैसे ये प्रतिपक्ष भावना डेवलप होती है, थोड़ा सा अपन एक उदाहरण से देखते हैं। ठीक। हाउ कैन वी डेवलप प्रतिपक्ष भावना। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब हम खुद से क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। somebody is not behaving nicely with me, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक। तो एक तो है कि भाई मैं एक्सप्रेस करूं, पर उसके लिए तो हमने रोका है। सप्रेस करूं तो उससे मैं डिप्रेस चला जाऊंगा। तो प्रोसेस कैसे करना है, देखिए। हमने आपको बताया कि आपने एक नाम दिया कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, वो व्यक्ति मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक। चलिए, तो अब प्रतिपक्ष भावना कैसे डेवलप हो रही है, पहला क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप भी सोचिए, कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में जिसका व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा और आपको उसके लिए गुस्सा आ रहा है, और ये सोचना शुरू कीजिए। प्रतिपक्ष भावना, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, आपका बॉस हो सकता है, जिसका व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा, उस व्यवहार को सोचिए। और आपको चूंकि गुस्सा आ रहा है, अब यह प्रश्न खुद से पूछिए, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर है आंसर नो, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। और अगर आंसर आता है यस, तो अगला क्वेश्चन पूछिए, क्या उस व्यक्ति ने हमेशा आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया, शुरू से वो ऐसा ही रहा है क्या आपके साथ हमेशा। अगर आंसर है नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले अच्छा था, तो उन अच्छे समयों को भी याद कीजिए। उससे द्वेष कम होगा, गुस्सा कम होगा। याद कीजिए उस अच्छे समय को। अक्सर हम जब कोई व्यक्ति खराब व्यवहार करता है, उसके अच्छे व्यवहार को भूल जाते हैं, तो उस अच्छे समय को याद कीजिए। पर अगर उत्तर मिले हाँ सर शुरू से ही ऐसा व्यवहार, शुरू से ही, तो फिर अगला प्रश्न, तीसरा, क्या आपको लगता है वो व्यक्ति आपके प्रति बायस्ड, आपके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हाँ, हाँ मुझे लगता है। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं, जब आपको पता ही हो पूर्वाग्रह है, तो फिर बात खत्म कीजिए, छोड़िए, उसका कुछ नहीं हो सकता। व्हाई डू यू वरी दैट। नहीं सर पूर्वाग्रह नहीं है, इसका मतलब कोई कारण है, फिर तो उस कारण को क्लियर कीजिए और इंप्रूव कीजिए खुद को। ठीक। ये काउंटर थॉट हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक। एक और क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या ये जो गुस्सा आ रहा है मेरा उसके प्रति, ये मुझे उस परिस्थिति के समाधान में मदद कर रहा है। उत्तर है नहीं, तो फिर गुस्से का क्या फायदा है। उत्तर है हाँ, एक्चुअली मैं गुस्सा कर लेता हूं ना, तो थोड़ा मन शांत हो जाता है। ठीक है, तो कमरे में बंद कीजिए खुद को, चिल्लाइए जोर से, कुछ पेपर ले जाइए उसको फाड़िए,
कुछ चीजें ले जाइए जो तोड़ने लायक हो, उसको तोड़ दीजिए, चीखिए, डांस कीजिए, थोड़ा ये वेंटिलेट हो जाएगा तो भी ठीक है। ठीक, किसी बाहर कहीं और एक्सप्रेस करने की तुलना में तो। एक और प्रश्न आप खुद से पूछ सकते हैं, यह प्रतिपक्ष भावना है, अपने पक्ष से ही हम प्रतिपक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आपने कभी किसी से मिसबिहेव किया है जो डिजर्व नहीं कर पाता? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिसबिहेव किया है जो उस मिसबिहेवियर को डिजर्व नहीं करता? हाँ, कई बार गुस्से में किसी को डांट दिया था, वो डिजर्व तो नहीं करता था पर फिर भी मैंने कर दिया। तो अगर आपने भी किया है तो आपके साथ भी हो सकता है, फिर बी रेडी। नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया जो डिजर्व नहीं करता, गुस्से में भी नहीं, रिएक्शन में भी नहीं। अच्छा, ठीक है। क्या आपने झुंझला के कभी बच्चों पे नाराजगी की है? तो आपने किया है, सोचिए। नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया। ओके, तो अगला प्रश्न, ठीक है, तो क्या ये इस सिचुएशन में मस्ट है कि आप विरोध करें? क्या ये जरूरी है, मस्ट है कि आप विरोध करें? क्या 24 घंटे रोका नहीं जा सकता इस विरोध को? क्या इमीडिएटली विरोध करने न करने से कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं सर, 24 घंटे बाद भी किया जा सकता है, तो फिर 24 घंटे बाद कीजिए। गुस्सा आ रहा है, 24 घंटे बाद दिखाइए। क्या अप्रोप्रिएट, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या ये बिल्कुल सही शब्द है? क्या ये सही समय है? क्या ये सही तरीका है? ये सब प्रतिपक्ष रखिए। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं हो सकता। ठीक, खुद से पूछिए, वो व्यक्ति मुझे क्या सिखाने के लिए मेरी जिंदगी में इतने करीब रिश्ते में आया है? सोचिए क्या सिखाना चाहता है। एक और, एम आई परफेक्ट, ये प्रश्न भी आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं परफेक्ट हूं? नहीं सर, बहुत कमियां हैं। तो भाई सामने वाले में भी कमियां हैं, फिर बात खत्म। उसमें भी कमियां, आप में भी कमियां। ये प्रतिपक्ष भाव है। तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप कौन से परफेक्ट हैं जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो परफेक्ट बिहेव करेगा? एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, कैन आई कंट्रोल अदर पर्सन? क्या मैं एक दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं सर, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप किसी का व्यवहार कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो परेशानी का क्या उपयोग है? हां सर कर सकता हूं, तो फिर प्रयास कीजिए। यह है उसको प्रोसेस करने का तरीका। क्योंकि हम लोग, हमारे जो सोच होती है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सोच होती है। जैसे हम आपको बताते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग बहुत सारे विषयों में हमसे मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, सर लाइफ में मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ। ये क्या हुआ? पक्ष। अब प्रतिपक्ष सुनिए, ध्यान दीजिए। उस व्यक्ति ने कुछ बताया नहीं है क्यों से मजा नहीं आ रहा, बस मजा नहीं आ रहा। ठीक, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डिलीशन। अब बाकी सारी बात आपने डिलीट कर दी, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मजा नहीं आ रहा। तो हम पूछते हैं, अच्छा आपके बच्चे फेल हो गए इस बार टेस्ट में? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा पढ़ रहे हैं वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों का एक्सीडेंट हो गया? अरे सर, राम बचाए, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कृपा है। अच्छा अच्छा, बच्चे भी ठीक। आपको नौकरी से निकाल दिया? अरे नहीं सर, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आप कोविड में। नहीं नहीं, सब सब ठीक है सर, नौकरियां भी चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, तनख्वाह भी आ रही है। अच्छा, नौकरी भी चल रही है। आज बॉस ने सबके सामने ऑनलाइन डांट दिया बहुत तेज। नहीं सर, सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर लाइफ में मजा नहीं आ रहा। एक्चुअली सर मेरी है ना तबीयत हमेशा खराब होती है सर। ध्यान दीजिए, क्या सेंटेंस बोला था? लाइफ में ही मजा नहीं आ रहा। इतनी सारी चीजें लाइफ में अच्छी चल रही है जिसको हमने कन्वीनियंटली डिलीट कर दिया। इसको क्या कहते हैं? डिलीशन। तो हमने क्या किया? प्रतिपक्ष भावना रखा, प्रोसेस किया थॉट कि क्या सच में लाइफ में सब बर्बाद है? नहीं, देखो इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी चल रही है।
अब उसमें से निकल के क्या आया? सर मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। अच्छा, पिछले 40 साल से लगातार ही खराब रही है ना तबीयत? पिछले जो 365 मल्टीप्लाइड बाय 40 करीब 12,000 दिन आपने इस प्लेनेट पे बिताए हैं, हमेशा ही खराब रही? अरे नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अच्छा, नहीं रही 40 साल से? अच्छा, तो पिछले 365 दिन से तो लगातार ही खराब रही होगी? अरे नहीं सर। अच्छा, तो पिछले 30 दिन से लगातार? नहीं सर, पिछले 5 दिन से तबीयत खराब है। अच्छा, ओके, पिछले 5 दिन से तबीयत खराब है। पर देखिए सेंटेंस क्या बोल रहे हैं हम? मेरी तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती है। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। देख रहे हैं हमारे थॉट्स कितने रॉन्ग होते हैं? आगे देखिए, पिछले 5 दिन से तबीयत खराब है सर, और किसी को कोई परवाह भी नहीं। अच्छा, किसी को भी परवाह नहीं है। अच्छा, आपकी माता जी को फर्क ही नहीं पड़ता आपकी तबीयत खराब हो तो? अरे नहीं सर, मम्मी तो 4 बार फोन लगा के पूछती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पिताजी गिव्स अ डैम ऑफ यू? नो सर, माय फादर लव्स मी वेरी मच, वो तो पूछते हैं। डॉक्टर को भी आप नहीं दिखा पाए? नहीं सर, डॉक्टर को भी दिखा दिया। बच्चे भी नहीं पूछते? अरे सर, बच्चे भी पूछते हैं। ऊपर क्या है सर, सतीश ने सुबह से तबीयत नहीं पूछी। अच्छा, सतीश ने सुबह से तबीयत नहीं पूछी, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। हम फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक, सतीश ने तबीयत नहीं पूछी। अच्छा, तो जिसने तबीयत पूछी उन सबको आपकी बेहद परवाह है, इसका मतलब? तो किस किस ने पूछी? सर बाई ने पूछी। अच्छा, उसको बड़ी परवाह है आपकी तबीयत की। सर पड़ोसियों ने पूछी, उन्हें भी बहुत परवाह है। अच्छा, फेसबुक फ्रेंड्स ने भी लिखा गेट वेल सून, उन्हें तो बड़ी चिंता होगी। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी आया 10 लोगों का गेट वेल सून। क्या सच में ये फेसबुक व्हाट्सएप वाले लोग हमारी इतनी चिंता करते हैं? डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। देखिए हम कैसे प्रतिपक्ष थॉट दे रहे हैं। क्या कभी आप किसी की तबीयत पूछना भूले हैं जिसकी आप केयर करते थे, पर बाय चांस आप भूल गए? हाँ सर, एक आध बार हो गया सर, किसी काम के चलते नहीं नहीं पूछ पाए। क्या इसका मतलब यह है कि आप उसकी परवाह नहीं करते? क्या तबीयत ना पूछने का मतलब बेपरवाही ही होता है हर हाल में, हर समय? शायद नहीं। डिलीशन, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन। और सॉल्यूशन क्या है? प्रतिपक्ष भावना। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय कहते हैं। ठीक, कई जगह आप इसको लागू कर सकते हैं। जैसे पक्ष, तुम मुझे पसंद नहीं करते। डिलीशन कैसे इसमें? डिलीशन कैसे है? किस बात में पसंद नहीं करते भाई? दिखने में, बात करने में, किस चीज में? व्यवहार में, सोच में, ज्ञान में, किस चीज में? सब डिलीट कर दी सारी बातें, बस पसंद नहीं करते। तो क्या प्रश्न होना चाहिए? प्रतिपक्ष क्या हो गया? किस चीज में पसंद नहीं करते, और तुम्हें कैसे पता पसंद नहीं करते? तुम हमेशा चिल्ला के बात करते हो। ठीक, अब इसका प्रतिपक्ष क्या होगा? चिल्लाने का मतलब पसंद नहीं करना होता है क्या? क्या, अब देखिए प्रतिपक्ष हम भावना देते जा रहे हैं लगातार। क्या कभी तुम किसी पर चिल्लाए हो जिसे तुम पसंद भी करते हो? हाँ, बच्चों पे चिल्लाते ही रहते हैं, बहुतों पे चिल्लाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और कई बार उन्हीं पे चिल्लाते हैं जिन्हें पसंद करते हैं। देखिए अब वो विचार टूट रहा है। वी आर प्रोसेसिंग अ थॉट, नीदर एक्सप्रेसिंग नॉर सप्रेसिंग, प्रोसेसिंग इट। ठीक, हम उसके डिस्टॉर्शन को प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो व्यक्ति हर दिन, हर समय, हर स्थिति में ही चिल्लाता रहता है? नहीं। क्या उसने आज तक कभी शांति से बात ही नहीं की? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब वो थॉट कमजोर हो रहा है। पर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। क्या कभी नहीं सुनते? किसी भी विषय में नहीं सुना? किसी भी वक्त नहीं सुना? ध्यान दीजिए, ये सारी प्रक्रियाएं इस कॉल्ड प्रतिपक्ष भावना। हम वापस लौट रहे हैं। हम व्यवहार को विचार तक ले जा रहे हैं। विचार का कॉज ढूंढ के विचार को भी
न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वी आर कमिंग बैक। ये जो राग द्वेष को पियर्स करके निकल रहे हैं, उससे क्रॉस करके निकल रहे हैं, ठीक। सो इट इज कॉल्ड स्वाध्याय। पर अगर इसके बाद भी आपका मन ना मानता हो तो अंतिम क्या है? ईश्वर प्राणिधान। तीसरा क्या है इसका? स्टेप 3, स्टेज 1 का स्टेप 3। स्टिल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सर, तो फिर ईश्वर प्राणिधान। उसके कर्म में उस पर छोड़ता हूं। जो परमात्मा में विश्वास रखता है उसे फिर किस चीज की चिंता है, सब वही देखेगा। ध्यान दीजिए, गीता और योग सूत्र बिल्कुल एक बातें कर रही है। गीता भी कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग इसी प्रक्रिया में चलती है। यही योग सूत्र कह रहा है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तप कर्म योग, स्वाध्याय उपासना योग, ईश्वर प्राणिधान ज्ञान योग का चरम, ठीक। गीता में याद कीजिए, चैप्टर 3 में कृष्ण कहते हैं कर्मशु कौशलम, लड़ जीत। चैप्टर 2 में लड़ और जीत, तप लड़। फिर वही कृष्ण चैप्टर 6 में आके क्या कहते हैं? आत्मानम उद्धरेत, लिफ्ट योरसेल्फ, उपासना कर। और वही कृष्ण चैप्टर 18 में क्या कहते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य, और सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज, ईश्वर प्राणिनाम। बिल्कुल एक ही लाइन पे गीता योग सूत्र। सो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 1 में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। फिर हम इसके बाद जाएंगे स्टेज 2 पे। स्टेज 2 क्या है? अब हमने क्या कर दिया? उसको प्रोसेस कर दिया, अब हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अब ये जो तनु वृत्तियां आई हैं, तनु मतलब ये शिथिल हो गई, कमजोर हो गई, जिनको हमने क्रिया योग से तनु कर दिया, अब उसे ध्यान योग से त्याग दीजिए। अब ध्यान योग से उसको खत्म कर दीजिए, ठीक। प्रसुप्त कर दीजिए, बिल्कुल प्रसुप्त, डोरमेंट कर दीजिए, बीच में ले जाइए उसे। वी आर रिवर्सिंग द प्रोसेस, ठीक। ध्यान योग क्या है? याद कीजिए, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, संप्रज्ञात समाधि, वही ध्यान योग है। सारे तर्कों के परे सतत, सवितर्क निर्वितर्क, सारे विचारों के परे सविचार निर्विचार, स आनंदानुगत, और सबसे ऊपर स अस्मिता अस्मितानुगत। ये सारा ड्रामा उस अस्मिता का ही तो ड्रामा है। वेरियस रोल्स दैट आई प्ले एंड आई थिंक माई सेल्फ एज दैट रोल, और मैं खुद को रोल मानता हूं। उस सारे ड्रामा का ऊपर, ये सब नाटक के ऊपर, इस सब प्रपंच के ऊपर, इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। जानना है ध्यान क्या है? योग सूत्र का सेशन 17, 18, 19 पढ़िए, उसमें डिटेल में संप्रज्ञात समाधि को बताया गया। अब क्या होगा? विचार आना बंद हो जाएंगे, पर बीज में रहेंगे। विचार आना बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संप्रज्ञात समाधि, वो जो चैप्टर 1 में हम पढ़ा है। अब ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा है वो स्टेज 2 है। एक्चुअली हमने पहले भी बताया, ये क्वालिफाइड है। चैप्टर 1 में जो पढ़ा है वो स्टेज 2 है, और जो हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो स्टेप 1 है। ऐसे ही गीता चालू हुई है। जो ज्ञानी है तुरंत चैप्टर 1 पढ़ के लौट सकते हैं, योग सूत्र को भी, पर बाकियों को अब डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये हो गई स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? हमने उसे बीज में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 1 एक्सप्रेशन रोक दिया, स्टेप 2 अब उसको बिल्कुल डोरमेंट कर दिया, पर अभी भी वो अंदर है, कभी भी जागृत हो सकता है। फिर आती है स्टेप 3, स्टेज 3। अब स्टेज 3 में क्या करना है? निर्बीज समाधि से वृत्तियों को कारण में लय कर, इसी को बोलते हैं दग्ध बीज अवस्था। ज्ञान की अग्नि में, भगवत गीता को याद कीजिए, कृष्ण कहते हैं ज्ञान इज द अल्टीमेट प्यूरिफायर। ज्ञान की अग्नि में जले हुए बीज फिर अंकुरित नहीं होते। ज्ञान से अविद्या का संस्कार नष्ट हो जाता है। अब वृत्तियां भुने हुए बीज की भांति होती, अब वो अंकुरित नहीं होती। वासना समाप्त, क्लेश समाप्त, और स्वरूप में स्थापित हो जाता है। इसी को कैवल्य कहते हैं। स्वरूप क्या है? याद कीजिए, योग सूत्र पहला अध्याय, ठीक। अपने आप को हम पहचान लेते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 2 और स्टेज 3 अभी हमारे बस की नहीं, आप केवल स्टेज 1 पे भी फोकस करें, पर जानकारी होनी चाहिए। 10 और 11 2 सूत्र में पूरी स्टेजेस बता दी। चलिए अब हम एक मेडिटेशन करेंगे, इसको समझने के लिए कि कैसे हम स्वाध्याय को और अपने अंदर ला सकते हैं। तो ध्यान योग को छूता हुआ एक मेडिटेशन करेंगे।
करेंगे। स्टेज 2 का जो मेडिटेशन है कि जब हम ये सब कर लें, क्रिया योग कर लें, तो जैसे स्टेज 2 है, अब इन तनुवृत्तियों को ध्यान योग से बिल्कुल दबा दें, प्रसुप्त कर लें। तो चलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। लेट्स गो फॉर अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन। अपने आप को ऐसी अवस्था में ले आइए जहां आप कंफर्टेबल हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भी अवस्था में आप खुद को ज्यादा बेहतर महसूस कर पाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी भी उचित शांत जगह बैठ जाए या लेट जाए। अपनी रीढ़ को सीधी रखें। थोड़ी आपकी चिन वो थोड़ी झुकी हुई, अपने हाथों को पैरों पर या घुटनों पर रख लें और गहरी सांस लें। या जहां भी आपको अपने हाथ रखने में सहूलियत हो। अब मन ही मन संकल्प ले, मेरा एक व्यस्त जीवन है जिसमें कई प्राथमिकताएं हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, कई कार्य हैं, कई भूमिकाएं हैं जो मैं रोजमर्रा में निभाता हूं। मैं अपने ध्यान में इन सब से मानसिक दूरी पर रहूंगा। मैं अपने आप को इन सब से दूर एक शांत स्थिर चित्त के साथ ध्यान में उतरने की अनुमति देता हूं। आने वाले कुछ समय में मैं केवल इस ध्यान साधना पर केंद्रित रहूंगा। मैं जीवन की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान के उपरांत अपने मन में लाऊंगा। इस संकल्प के साथ मैं परमात्मा को और गुरु को सादर प्रणाम कर ध्यान में उतरता हूं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। अब अपने पैरों में होने वाली संवेदनाओं को
सेंसेशंस को महसूस करें। जब आपका पैर सतह को छू रहा है, उसको महसूस करें। आपका पैर सतह पे जो दबाव बना रहा है, उसे महसूस करें। सजग हो जाएं। अब अपने पैरों पर कपड़ों के स्पर्श को महसूस करें। महसूस करें वो कपड़े ठंडे महसूस हो रहे हैं या वार्म, गर्म महसूस हो रहे हैं। अब अपने घुटनों की संवेदना को महसूस करें। उन पर कपड़ों के स्पर्श को महसूस करें। कि वह गर्म है या ठंडे हैं। अब अपना ध्यान कमर में हो रही संवेदना पर केंद्रित करें। अपनी रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी में हो रहे ऊर्जा प्रवाह को महसूस करें। अब अपने पेट की संवेदना को महसूस करें। एक गहरी सांस लें और पेट को फूलने दें और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसको अंदर जाने दें। अब अपने कंधे, भुजाओं और उंगलियों पर संवेदनाओं को महसूस करें। महसूस करें उन संवेदनाओं को जो आपको अपनी उंगलियों में महसूस हो रही सेंसेशंस। और अब अपनी गर्दन, आंखें व मस्तक के सेंसेशंस को महसूस करें। Sensations in your neck. आंखों की संवेदना है और मस्तक की संवेदना है। अब इस सजग और शांत भाव से अपने आप को एक
मूवी थिएटर, टॉकीज में बैठे हुए देखें। जिसमें ड्रामा ऑफ लाइफ नाम की मूवी लगी है। मूवी का नाम है ड्रामा ऑफ लाइफ, और वो आपके सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, थिएटर की सारी लाइट्स बंद होना शुरू हो जाएगी और ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन का प्रपंच नाम की मूवी प्रदर्शित होगी। 3, लाइट बंद होने लगी। 2, सारी लाइट्स बंद हो गई। और अब हम जैसे ही कहेंगे, आपके सामने की स्क्रीन पर जीवन के प्रपंच की पिक्चर, उसकी मूवी शुरू होगी। 1, और ये शुरू हुई। आने दें जो भी चित्र पटल पे आ रहा है, उसे केवल देखें, शांत भाव से देखें। जो उस पटल पे आ रहा है, जो स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर ना सोचें, ना रुकें, ना ही उसे महसूस करें। केवल देखें, एक दर्शक के रूप में देखें। केवल देखें, न रोकें न बढ़ाएं, बस देखें जो भी आ रहा है। न महसूस करें, बस देखें। विभिन्न दृश्य, घटनाएं, किरदार, जीवन के सारे किरदार, घटनाएं, दृश्य आने दें और जाने दें। जुड़े ना, बस केवल देखें। साक्षी बने रहें, साक्षी बने रहें। और यदि रुके कहीं भी या कहीं मन लगता हुआ लगे, तो खुद से कहें, ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। इट्स जस्ट अ ड्रामा, जस्ट अ ड्रामा, जस्ट अ ड्रामा। और तुरंत ध्यान को अलग कर ले, केवल साक्षी बने। चलने दें इस ड्रामा को, दूर से देखें। सारे विचार, भाव, घटनाएं, किरदार को आने दें और जाने दें। पथिक बने, रुके नहीं, बस देखें। दर्शक रहे। और कहीं भी मन लगे तो सजगता से खुद को कहें, ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है।
और अब इस स्क्रीन पर आने वाले प्रत्येक दृश्य को लेबल करें, उस पर नाम लिखें, नाम चिपका दें। यदि किसी दृश्य को देखकर लगाव, खुशी महसूस हो तो उसे कहें राग है, राग है, राग है। ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। कोई भी दृश्य पूरे जीवन में से जो भी स्क्रीन पे आ रहा है, यदि उसे देखकर लगा, खुशी महसूस हो तो सजग हो जाएं, जुड़े ना, दर्शक बने रहें और कहें राग है, राग है, ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। यदि किसी दृश्य को देखकर दुख हो, बुरा लगे, गुस्सा, तो उसे लेबल करें, कहें द्वेष, द्वेष, द्वेष है। ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। कहीं रुके ना, बस लेबल करें और देखते रहें। कोई भाव नहीं, बस लेबल करें और दर्शक बने रहें। कहीं जुड़े ना, बस दर्शक बने रहें। यदि किसी दृश्य को देखकर लगे, डर लगे, घबराहट हो तो कहें अभिनिवेश है, अभिनिवेश है, अभिनिवेश है। ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। प्रपंच है, प्रपंच है, प्रपंच है। कहीं रुके ना, न जुड़े ही, बस दर्शक बने रहे, साक्षी बने रहे। इस साक्षी भाव को बनाए रखें, केवल देखें, केवल देखें। यदि कोई सामान्य दृश्य देखें जिनमें ऊपर के कोई भाव ना हो, केवल स्वयं के किरदार का एहसास हो, अपने होने का एहसास हो, तो सजग हो जाएं, साक्षी बने और याद दिलाएं, कहें अस्मिता है, अस्मिता है, अस्मिता है। ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। और यदि कुछ समझ ना पाए कि इस दृश्य को क्या लेबल करें, क्या नाम दें, तो सारे ही दृश्य कहें अविद्या है, अविद्या है, अविद्या है। ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है।
केवल देखें, साक्षी बने, पथिक बने, रुके नहीं, जुड़े नहीं, केवल देखें पूरे जीवन की घटनाएं, बस लेबल करते जाए, कोई गतिरोध नहीं। जो भी स्क्रीन पे आ रहा है, रुके नहीं, जुड़े नहीं, केवल लेबल करें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अब जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, ये मूवी अचानक रिवाइंड होकर 3 गिनते ही बंद हो जाएगी और पूरे हॉल में अंधेरा हो जाएगा। सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। एक तेजी से जीवन रूपी मूवी रिवाइंड होते हुए, बहुत तेजी से सारे सीन सामने दौड़ते हुए, 2 और तेज, और हम जैसे ही 3 कहेंगे, पूरी स्क्रीन ब्लैंक, मूवी समाप्त, अनंत में मूवी समाप्त। 3, स्क्रीन ब्लैंक, सब कुछ शांत, कुछ नहीं इस पूरे थिएटर में। और इस समय अपने मस्तक में, अपनी भौं के बीच में एक प्रकाश पुंज को महसूस करें, जिस प्रकाश से निकलता हुआ ऊर्जाएं सारे हॉल में, सारे नभमंडल में जा रही है, चमकता हुआ आपकी भौं के मध्य। मेरा स्वरूप, और खुद को कहें, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जब आप कहें ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो उसका कंपन अपनी भौं के बीच में महसूस करें। सत्य है, सत्य है, सत्य है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और अब इस ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अंग में महसूस करें, एक एक अंग को ऊर्जावान बनाता हुआ। ब्रह्म है, ब्रह्म है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 पूरी तरह अपने स्वभाव में स्थापित, ऊर्जावान और शांत। कुछ पल अपनी भ्रकुटी के मध्य में उस ऊर्जा के कंपन को महसूस करें और मन ही मन दोहराएं, ब्रह्म है, ब्रह्म है,
सत्य है, सत्य है, सत्य है। और अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। लेट्स हैव अ स्मॉल क्विक रिकैप। हमने क्या बातें की? तो हमने बातें की कि ये जो क्लेश हैं, ये प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले होते हैं। प्रसुप्त का अर्थ लेटेंट है, स्लीपिंग है, इनएक्टिव है, बीज अवस्था में रहते हैं। तनु का मतलब शक्तिहीन है, जिसको क्रियायोग से शक्तिहीन कर दिया गया। विच्छिन्न का मतलब ब्रोकन है, डिस्पर्स्ड है, जैसे एक क्लेश के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। और उदार का मतलब एक्टिव है। हमने इसके बाद ये चर्चा की कि सूत्र 10 और 11 ने ये बताया कि ये जो पांचों क्लेश हैं क्रिया योग से सूक्ष्म किए जाते हैं, इसको प्रतिप्रसव कहते हैं। और सूत्र 11 ने बताया ये जो स्थूल की गई वृत्तियां हैं, इसको ध्यान से, स्थूल से जो तनु की गई वृत्तियां हैं, इसको ध्यान योग से नष्ट कर दिया जाता है। प्रतिप्रसव का मतलब काउंटर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। हम वापस अपने मूल में लौटते हैं, व्यवहार से अविद्या की तरफ लौटते हैं, कॉज से इफेक्ट की तरफ लौटते हैं, ग्रॉस से सटल की तरफ लौटते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रतिप्रसव। ये 3 स्टेजेस में, इस दोनों सूत्र में ये प्रक्रिया बताई गई। स्टेज 1 कर्मयोग, जिसमें उदार और स्थूल वृत्तियों को तनु या सूक्ष्म करते हैं, इसका टूल क्रिया योग है। दूसरा उपासना योग, इसमें तनु वृत्तियों को, जो क्लेश की तनु वृत्तियां हैं, इसको कारण में लय कर देते हैं, इसका टूल ध्यान योग है। और स्टेज 3 ज्ञान योग, ये जो प्रसुप्त वृत्तियां हैं, इसको दग्ध बीज कर दिया जाता है, इसका टूल टूल निर्बीज समाधि है। इसको करने के लिए स्टेज 1 क्या है? क्रिया योग से उदार अवस्था को तनु कैसे करें? तो सबसे पहले तप करें, जो भी भाव है उसको एक्सप्रेस करने से बाहर समस्या होगी, सप्रेस करने से अंदर उसको एड्रेस करें। एड्रेस करने के लिए प्रतिपक्ष भावना बनानी पड़ेगी। कैसे एड्रेस करें इसको? ऑब्जर्व द फीलिंग, गिव दैट फीलिंग अ नेम, गिव इट अ हेड, राग द्वेष और अभिनिवेश, और फाइनली प्रतिपक्ष भावना। हर एक्शन के पीछे जो थॉट है उस थॉट तक पहुंचे, इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। फिर भी यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो अंत में ईश्वर प्राणिधान में उसके सबके कर्म उसी पर छोड़ता हूं। इस तरह से प्रतिपक्ष भावना से हम ये स्टेज 1 पूरी करते हैं। फिर स्टेज 2 में अब इन तनुवृत्तियों को ध्यान योग से त्याग दें, प्रसुप्त कर दें। इसमें संप्रज्ञात समाधि आएगी, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, स आनंद आनंदानुगत, स अस्मिता स्मितानुगत। ये जानना कि ये सब कुछ ड्रामा है, अस्मितानुगत, अस्मिता से परे होने का प्रयास है। और फिर ये जो बीज अवस्था में हम इसको ले आए हैं, स्टेज 3 में निर्बीज समाधि से वृत्तियों को अपने कारण में लय कर दे, दग्ध बीज अवस्था में ला दे। क्योंकि ज्ञान की अग्नि से भुने और जले हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते। इससे वासना समाप्त होती है, क्लेश समाप्त होता है और व्यक्ति स्वरूप में स्थापित हो जाता है। आज के लिए इतना ही।